एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू परचम। आज है 31 मार्च और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग के बाद इम्पॉर्टेंट पर्सन हम देखेंगे, डिफेंस की न्यूज़ देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यूज़, स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज़, उसके बाद हम इकोनॉमिक की न्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे। मतलब पूरे सेगमेंट हमारे करेंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि जनवरी से लेकर मार्च तक, ये जो मंथ खत्म होने वाला है, तो जैन से लेकर मार्च तक जो भी टॉप यहाँ पर 300 एमसीक्यू हैं, जो भी टॉप 300 एमसीक्यू हैं, उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम अपनी एक छोटी सी बुक लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको 3 महीने के 300 एमसीक्यू आंसर के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। तो उन 300 एमसीक्यू से आप अपने आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हमेशा बच्चे पूछते हैं कि कितने समय का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, तो मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम हमें 1 ईयर्स का मतलब 12 मंथ का सीए प्रिपेयर करना होता है किसी भी एग्जाम के लिए। सो यहाँ पर 3-3 महीने में हम क्या करेंगे, 300 एमसीक्यू आपको देते जाएंगे, तो जिससे आप रिवीजन कर पाओगे, पूरे के पूरे करंट अफेयर्स को आप आसानी से रिवाइज कर लोगे। ठीक है। सो ये 10 अप्रैल को हमारी ये जो बुकलेट होगी आपकी सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में लॉन्च कर दी जाएगी। ये जो बुकलेट होगी मतलब पीडीएफ होगी जिसमें 300 क्वेश्चन होंगे विद एक्सप्लेनेशन, ये आपको 10 अप्रैल को मिल जाएगी। इसे ऋचा मैम आपको और अपडेट कर देंगी इसकी लॉन्चिंग को लेकर। क्लियर इतनी चीज़ें। अच्छा, वीडियो के लास्ट में आपको कुछ शॉर्ट न्यूज़ मिलेंगी, शॉर्ट न्यूज़ के बाद आपको हेडलाइंस मिलेंगे। तो हेडलाइंस की मदद से आप पूरे के पूरे करंट अफेयर्स को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम से आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ को भी ले सकते हैं। क्लियर है। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे हमेशा की तरह। ठीक है ना। और कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर सभी ने सही दिया है। एनपीसीआई का फॉर्मेशन 2008 में हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। और सरबजोत सिंह के बारे में मैंने आपसे पूछा था, वो शूटिंग से एसोसिएटेड है। तो दोनों प्रश्नों के आंसर आप सभी लोगों ने सही दिए थे। आइए आज हम अपने कुछ और नए करंट अफेयर्स को यहाँ पर देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है। चलो, 31 मार्च के करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे जीआई टैग के बारे में। अभी जो जीआई टैग है, ये जो न्यूज़ है वो 2-3 दिन पुरानी है। भले ही ये 2-3 दिन पुरानी न्यूज़ हो, ओल्ड न्यूज़ हो, बट हमारे करंट अफेयर्स के लिए एकदम परफेक्ट है और हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आम है और ये क्या है, गजक। तो ये गजक कहाँ की है, मुरैना। 1 सेकेंड, हाँ, ये गजक कहाँ की है आपकी, तो गजक है आपकी मुरैना की। और मुरैना आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो मुरैना आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। मुरैना कहाँ देखने को मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश में। ये मुरैना ही है जहाँ पर चंबल रिवर आपकी बहती है। और चंबल रिवर जो है यहाँ पे सॉइल इरोजन करती है। सॉइल इरोजन मतलब क्या करती है, मृदा अपरदन करती है। और इस मृदा अपरदन के कारण बड़े बड़े जो खड्ड हैं, इस तरीके से जो मिट्टी के बड़े बड़े से गुफाएं, खड्ड बन जाते हैं। तो वो खड्ड यहाँ पर बन गए हैं, कहाँ पर, मुरैना में। तो ये पान सिंह तोमर जैसी आप मूवीज देखते हैं ना, जहाँ पे डकैत या डाकू लोग रहते हैं, तो यहाँ पे जो नक्सली या डाकुओं की सरना स्थली आप जो है इन्हीं खड्डों को कहते हैं, जो कि मुरैना में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो मुरैना की गजक और रीवा भी कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो रीवा भी आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो रीवा के जो आम है, सुंदरजा आम, इन दोनों को जो है वो जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। थोड़ी सी इनकी लोकेशन पे और हम चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, अभी रीवा से अलग करके 53rd नंबर की डिस्ट्रिक्ट, 53rd नंबर का जिला मध्य प्रदेश का बनाया गया है, जो कि रीवा से अलग करके ही बनाया है। उस नए डिस्ट्रिक्ट का नाम, उस नए जिले का नाम क्या है, ये बात आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप लोग डेली सीए देखते हैं तो इस प्रश्न का आंसर आप डेफिनेटली दे देंगे कि 53वें नंबर का 53rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो कि रीवा से अलग करके मध्य प्रदेश में बनाई गई है वो कौन सी है। आइए इस पूरी न्यूज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है सुंदरजा मैंगो ऑफ रीवा एंड गजक ऑफ मुरैना गॉट जीआई टैग। तो यहाँ पे रीवा के सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। ये जो सुंदरजा मैंगो है, ये गोविंदगढ़ टाउन ऑफ रीवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली फाइबर फ्री ये मैंगो होते हैं और इसमें जिस क्वालिटी की शुगर होती है वो शुगर पेशेंट्स के लिए भी हानिकारक नहीं होती।
इसे प्राइड ऑफ विंध्य रीजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विंध्य रेंज भी पाई जाती है, तो इसे प्राइड ऑफ विंध्य रीजन कहते हैं। पहले जो सुंदरजा मैंगो था ये केवल और केवल गोविंदगढ़ का जो किला है ना रीवा में, वहां पर ही इसको उगाया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता था, इसका कल्टीवेशन किया जाता था। लेकिन बाद में जाके रीवा के और भी जगहों पे इसका कल्टीवेशन किया जाने लगा। नेक्स्ट बात करते हैं गजक के बारे में। मुरैना की गजक जो कि एक स्वीट है, जो कि एक मिठास वाली मतलब आप मिठाई है, आपकी जैगरी मतलब आपका जो गुड़ और तिल है उसकी मदद से इस गजक को तैयार किया जाता है। ठीक है, अभी रिसेंटली हुआ क्या था, प्रगति मैदान दिल्ली में जो है वो फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। उस फूड फेस्टिवल में मुरैना की गजक भी आई हुई थी, और जो इटली, दुबई, ब्रिटेन के जो डेलीगेट्स आए थे, जो लोग आए थे, उन्हें ये गजक बहुत पसंद आई। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो मुरैना की गजक है हम उसको क्या देंगे, जीआई टैग देंगे, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें। तो जीआई टैग का मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। बेसिकली जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंतर्गत जीआई टैग इशू किए जाते हैं। ये जो एक्ट है वो इफेक्ट में 2003 में आया, मतलब 2003 से इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग देना शुरू किया 2003 से। क्लियर है? तो पहला जीआई टैग 2003 में शुरू किया गया था, और हमारे देश का जो पहला जीआई टैग दिया गया है वो दार्जिलिंग टी को दिया गया है। अच्छा, ये जीआई टैग इशू कौन करता है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जीआई टैग को इशू करने का काम कौन करता है। तो मैं आपको बता दूं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि ऑपरेट होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो उनके द्वारा ये जीआई टैग इशू किए जाते हैं। अब ये तो हो गई मध्य प्रदेश की बात। इसके अलावा एक और जीआई टैग दिया गया है इसके अलावा आप देखेंगे, ये तो मैंगो की बात कर ली हमने, रीवा के, हमने यहाँ पे मुरैना की गजक के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के पैडी या छत्तीसगढ़ के राइस के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के नगराई डबरेज जो राइस है, जो पैडी है, उसको भी यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, नगराई दुवरेज गॉट जीआई टैग। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, पब्लिक फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल, पीयूष गोयल जी के द्वारा ट्वीट करके हमें बताया गया कि जो छत्तीसगढ़ के राइस हैं, पैडी है, नगारी पैडी ऑफ धमतारी जो एरिया है, ब्लॉक रीजन है, वहाँ पर इस राइस को कल्टीवेट किया जाता है, जिसका नाम है नगारी डुबरेज। ये वैरायटी है राइस की, इसे भी जीआई टैग दे दिया गया है, इसे भी जीआई टैग दे दिया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ का दूसरा यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्ट है, छत्तीसगढ़ का, जिसको जीआई टैग दिया गया है। इसके पहले मैं बता दूं, जो जीरा फूल पैडी है, वैरायटी है पैडी की, उसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है। तो अभी यहाँ पे आपको याद रखना है कि नागरी दुबरेज क्या है। तो नागरी दुबरेज धान या पैडी की वैरायटी है, जो कि छत्तीसगढ़ के एरिया में होती है। इसे छत्तीसगढ़ का बासमती भी कहा जाता है, इसे भी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट और अरोमा होती है। बेसिकली 2021 में जब जीआई टैग कमेटी की मीटिंग ग्वालियर में आयोजित की जा रही थी, तभी यहाँ पे अप्रूवल दिया जा चुका था। ठीक है, तभी यहाँ पे अप्रूवल दिया जा चुका था। फाइनली यहाँ पे ऑफिशियल इस बात को डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कांगड़ा टी, हिमाचल प्रदेश में होती है ये, है ना। कांगड़ा टी गेट्स यूरोपियन जीआई टैग। कांगड़ा टी को इंडियन जीआई टैग के बारे में बात नहीं हो रही है, इंडियन जीआई टैग तो 2005 में ऑलरेडी मिला हुआ है। अभी मैं बात कर रही हूँ यूरोपियन जीआई टैग जो है वो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी को दिया गया है। आइए पूरी न्यूज़ को हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपियन जोग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग मिला है। इसके जरिए अब ये जो प्रोडक्ट है वो यूरोपियन मार्केट में भी सेल हो सकेगा, इसका प्रमोशन हो सकेगा। ये एक सर्टिफिकेट होता है बेसिकली, जिसके ज़रिए यहाँ पर पता चलता है कि किस रीज़न से ये प्रोडक्ट आपका बिलोंग करता है। साथ ही साथ जब किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद आपको इसे रिन्यू कराना होता है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रहनी चाहिए, 10 सालों के लिए ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके बाद इसे रिन्यू कराना होता है। और जब सर्टिफिकेट इशू होता है किसी प्रोडक्ट के लिए, तो
उसी सिमिलर पैकेजिंग के साथ, सिमिलर नाम के साथ कोई और उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता। लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है उस आइटम को, अनऑथोराइज्ड डीलर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है हमारे इस प्रोडक्ट को, और प्रमोशन भी किया जाता है हमारे जीआई प्रोडक्ट को। तो ये खास बातें होती हैं जब किसी मार्केट में हमें जीआई टैग मिलता है, किसी मार्केट में हमें परमिशन मिलती है कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, प्रमोट कर सके और एक्सपोर्ट कर सके। तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी गॉट अ यूरोपियन यूनियन जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग विच विल हेल्प प्रमोट द सेल ऑफ द प्रोडक्ट इन यूरोपियन मार्केट। ठीक है ना। अब बहुत ही पुराने समय से, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी से जो है कांगड़ा वैली में कांगड़ा टी का कल्टीवेशन होता है हिमाचल प्रदेश के रीजन में। और अगर पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे पालमपुर और धर्मशाला, ये जो एरिया है जो कांगड़ा वैली है, यहाँ पर आपको ब्लैक और ग्रीन टी का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। अब कांगड़ा टी को भारत का जो जीआई टैग या जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था वो 2005 में दिया गया था। ये जो कांगड़ा टी है वो 900 से लेकर 1400 मीटर एल्टीट्यूड पे इसको कल्टीवेट किया जाता है, और इसके लिए जो रेनफॉल की ज़रूरत होती है, जो बारिश की आवश्यकता होती है, वो 270 से 350 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है। तो याद रखेंगे ये कुछ बातें कि 900 से 1400 हाइट या एल्टीट्यूड में इसको लगाया जाता है, और इसके लिए लगभग आप कह सकते हैं 270 से 350 सेंटीमीटर रेनफॉल की या बारिश की ज़रूरत होती है। ठीक है। चलिए, तो ये 4-5 जो हमने जीआई टैग डिस्कस किए हैं आज, इन सबको आपको याद रखना है आपके एग्जाम के लिए। आइए बात करते हैं कुछ पर्सन जो न्यूज़ में है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, ये है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल हम सभी को पता है करेंटली चेयरमैन है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के। ठीक है। नवीन जिंदल, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम टेक्सास यूनिवर्सिटी दिया गया है। एक्चुअली ये 1992 के बैच के स्टूडेंट रहे हैं टेक्सास यूनिवर्सिटी के, तो इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है टेक्सास यूनिवर्सिटी के द्वारा नवीन जिंदल को। साथ ही साथ ये सेकेंड पर्सन बन गए हैं जिनको ये अवार्ड दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने। पहले जो पर्सन थे वो नोबेल प्राइज़ विजेता अजीत शंकर थे, और उसके बाद अब यहाँ पे नवीन जिंदल को ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। चलिए, अगली पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पूछे जाने की संभावना एग्जाम में ज़्यादा है। हम बात कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के बारे में। तो यहाँ पे प्रोफेसर रेनू चीमा अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर रेनू चीमा बिग को पंजाब विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है, वाइस चांसलर बनाया गया है, और ये अपॉइंटमेंट जो है वो 3 सालों के लिए की गई है, फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 सालों के लिए इन्हें वाइस चांसलर बनाया गया है। और ये अपॉइंटमेंट किसने की है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। हमारे वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। उनके द्वारा डॉक्टर रेनू चीमा की यहाँ पर अपॉइंटमेंट की गई है एज अ वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 141 सालों में, 141 ईयर्स में जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इस यूनिवर्सिटी की कोई फीमेल वाइस चांसलर बन रही है। इस यूनिवर्सिटी की कोई फीमेल, फर्स्ट वीमेन या फीमेल वाइस चांसलर यहाँ पे बन रही है। इसके पहले ये जनवरी से अभी तक, मतलब जनवरी 2023 से ये एज अ एक्टिंग वाइस चांसलर काम कर रही थी, क्योंकि जो वाइस चांसलर थे आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनका नाम था प्रोफेसर राजकुमार। इन पे कुछ करप्शन के एलिगेशन, कुछ करप्शन के, भ्रष्टाचार के चार्जेस लगे हुए थे, जिसके कारण उनको हटा दिया गया उनके पद से। फिर वो पद खाली था, तो यहाँ पे जो प्रोफेसर रेनू थी वो एज अ एक्टिंग चेयरमैन काम कर रही थी, वाइस चांसलर काम कर रही थी। फिर यहाँ पे कमेटी बनाई गई और कमेटी ने इनका नाम रिकमेंड किया, और फाइनली वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रेनू चीमा बन गई हैं। ठीक है। चलिए, अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये हैं अजय सिंह। इनका नाम क्या है? अजय सिंह। अजय सिंह कौन है? तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, मतलब BFI, ठीक है, VFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं अजय सिंह, और इनको इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। ठीक है। तो याद रखेंगे अजय सिंह कौन है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं। इन्हें इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन? तो आंसर हो जाएगा अजय सिंह। अजय सिंह को चुना गया है। और अभी रिसेंटली यहाँ पर जो IBA, मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि अजय सिंह के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे ब्लामिदीर प्रोडिवियस ऑफ यूक्रेन एंड सर्बिया के अब्दुल मुतालिन, इन तीनों लोग मिलके जो है वो एज अ
एज अ वाइस प्रेसिडेंट जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के काम करेंगे 2026 तक। इसके अलावा आपको पता है रिसेंटली इंडिया ने होस्ट की थी वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 3rd टाइम, और यहाँ पर मेडल टैली पे हम टॉप पर थे क्योंकि हमें 4 गोल्ड मेडल मिले थे, और चारों पर्सन्स के नाम मैंने आपको बताए हैं, उन चारों बॉक्सर्स के नाम आपको डिस्कस किए थे, जिसमें निखत जरीन का नाम बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पर्सन के ऊपर चर्चा करते हैं। ये है जर्मन फुटबॉलर जिनका नाम है मैसूद ओजिल। इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट की घोषणा की है, संन्यास का अनाउंसमेंट किया है। 2014 का जो वर्ल्ड कप हुआ था तो जर्मनी उस वर्ल्ड कप को जीती थी, और उस टीम मेंबर कौन थे? मैसूद ओजिल थे। तो मैसूद ओजिल जो है वो जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, और इन्होंने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट या संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। तो इनका नाम, बस इतना ही आपको जानकारी होनी चाहिए, ओके। तो हमने यहाँ पे जीआई टैग देख लिए। जीआई टैग के बाद हमने इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में थे वो भी देख लिए। आइए अब बात करते हैं यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। 3 न्यूज़ हमारे पास है डिफेंस रिलेटेड, उनको एक एक करके हम देखते हैं। पहली है आईसीजी। आईसीजी क्या होता है? इंडियन कोस्टल गार्ड होते हैं, ठीक है। आईसीजी कंडक्ट रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज इन आंध्र प्रदेश। एसएआर का मतलब है यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। तो यहाँ पे रिसेंटली हमारे इंडियन कोस्टल गार्ड के द्वारा 28 से लेकर 29 मार्च तक रिसर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज कंडक्ट की, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। क्यों? जिससे रियल टाइम में कभी कोई प्रेशर आता है, कोई डिस्ट्रेस की कंडीशन आती है, तो हम बड़े लेवल पे रेस्क्यू कर सकते हैं या नहीं, है ना। तो इसलिए इंडियन कोस्टल गार्ड ने इस एक्सरसाइज को परफॉर्मेंस किया है। अच्छा, इंडियन कोस्टल गार्ड का फॉर्मेशन 1 Feb 1977 में हुआ था। 1977 में इंडियन कोस्टल गार्ड अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने वापस से एक और डील करी है 5400 करोड़ रुपीस की। डिफेंस मिनिस्ट्री साइन 3 कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज 5400 करोड़ रुपीस। तो रक्षा मंत्रालय ने करीबन 5400 करोड़ रुपए की यहाँ पे 3 एमओयू साइन किए हैं। पहला एमओयू इन्होंने साइन किया है आपका बीईएल, मतलब आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ पहला एमओयू किसके लिए साइन किया है कि ऑटोमेटिक एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम परचेज करेंगे, ठीक है। और इसको किसको दिया जाएगा? इंडियन आर्मी को दिया जाएगा। दूसरी डील जो हुई है वो भी बीईएल के साथ ही हुई है। सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम को यहाँ पर खरीदा जाएगा, और जो सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर है ये इंडियन नेवी को दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? इंडियन नेवी को दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरी जो डील हुई है वो हुई है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ हम GSAT-7B, ये नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। GSAT-7B हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रक्योर करेंगे, हम खरीदेंगे, और इसको किसको देंगे? इंडियन आर्मी को, जिससे इंडियन आर्मी इन सैटेलाइट की मदद कर सके, प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सके, और रियल टाइम यहाँ पे कम्युनिकेशन और ट्रूप की जानकारी भी हमको मिल सकेगी। तो हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये 5400 की डील हुई है। तो याद रखेंगे क्या क्या हम ले रहे हैं। तो पहली चीज़ तो हम न्यू स्पेस इंडिया के साथ GSAT-7B कम्युनिकेशन सैटेलाइट ले रहे हैं। दूसरा, हम सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम ले रहे हैं। और तीसरा, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, प्रोजेक्ट अक्षीर, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए हमने डील हुई है। तो डील 2 कंपनियों के साथ हुई है। पहली कंपनी बीईएल है और दूसरी कंपनी है न्यू स्पेस इंडिया, ठीक है। चलिए अगली बात यहाँ पे करते हैं हम ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स के बारे में। अब ये ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स क्या है? तो आप सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी क्या चल रहा है। अब यहाँ पे इतने लंबे समय से वॉर चल रही है, तो ऑब्वियसली आर्मी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो है वो रिक्रूट किया जा रहा है आर्मी को यूक्रेन के द्वारा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी यूथ को, किसी जवान को आप आर्मी में भर्ती कर लो, तो उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है ना। वो किस तरीके से जो आपके वेपन्स हैं उनको यूटिलाइज़ करेगा, किस तरीके से ऑपरेशन में मदद करेगा, तो उनकी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पे ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स आया है। बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ब्रिटेन या यूके ने यहाँ पे कमिट किया था कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करेगा, और इसलिए इसने 2.3 बिलियन यूरो का सपोर्ट यूक्रेन को देने की बात की थी। और इस सपोर्ट के अंतर्गत वेपन्स भी देगा, और जो इनकी आर्मी है उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा। सो ब्रिटेन एंड इट्स 9 पार्टनर
said they are training Ukraine military recruits under ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। तो ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स के अंतर्गत ब्रिटेन और दूसरे 9 पार्टनर जो हैं वो यूक्रेन की मिलिट्री को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करेंगे। बेसिकली ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स इज अ ब्रिटिश लेड मल्टीनेशनल मिलिट्री ऑपरेशन है। लीड कौन कर रहा है? ब्रिटेन इसको लीड कर रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और जो आर्म फोर्सेस हैं यूक्रेन की उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, इतनी चीज़ें। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन ऑर्बिटल भी लॉन्च किया गया था 2015 से 2022 के बीच में, और ये ऑपरेशन ऑर्बिटल ये भी ब्रिटेन ने ही लॉन्च किया था, ये भी ब्रिटेन ने ही लॉन्च किया गया था। और इसके अंतर्गत जो आर्म फोर्सेस थे यूक्रेन की उनको ट्रेनिंग ऑलरेडी पहले भी प्रोवाइड की जाती थी बाय द ब्रिटेन। ठीक है, तो ये ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में। अच्छा, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम बेसिकली जब हमारी एजुकेशन पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना, उसके बाद ही न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। अभी आपने देखा कि रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है, केरला का ज़्यादा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यसभा में और लोकसभा में एमपी से कि आप एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, आप इस पोर्टफोलियो को होल्ड कर रहे हैं, आप इस डिपार्टमेंट में मंत्री हैं, तो आप क्या काम कर रहे हैं? तो यही क्वेश्चन उनसे भी पूछा गया। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन अन्नपूर्णा देवी जी ने यहाँ पे राज्यसभा में रिटर्न रिप्लाई यहाँ पर दिया है, और उस रिप्लाई में उन्होंने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में बताया है। इन्होंने कहा कि जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, पहले इसको एडल्ट एजुकेशन कहा जाता था, और ये इसका पर्पस है एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल, जो भी 15 साल के ऊपर एज ग्रुप के लोग हैं, उन सभी लोगों को, जो इलिटरेट है, जो साक्षर नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, 15 साल के ऊपर है, उन सभी लोगों को साक्षर करना हमारा इस प्रोग्राम का उद्देश्य है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है वो हमने 2022 से 2027 तक लॉन्च किया है, और इसके लिए हमने 1037.90 करोड़ रुपीज़, मतलब लगभग 1000 करोड़ रुपए हमने यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य है एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, इसके अलावा 15 साल और उसके ऊपर के जितने भी लोग हैं जो इलिटरेट हैं, उनको हमें शिक्षित यहाँ पे करना है, इसका ये मकसद यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग 5 ईयर्स। तो 5 सालों के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 2022 से 2027 तक। इसके लिए 1037 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिसमें से 700 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होगा और 337 करोड़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होगा। लेकिन जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और हिमालयन जो स्टेट है, उनके लिए रेशियो अलग होगा। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उनके लिए जो रेशियो होगा वो 60-40 का रेशियो होगा। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे फंड होगा। अगर हिमालयन वाले राज्यों के बारे में बात करें, ठीक है, तो उसमें 90 और 10 का रेशियो है। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होगा और 10% स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे शेयर होगा। इस स्कीम में बेसिकली 5 करोड़ ऐसे इलिटरेट या जो साक्षर व्यक्ति नहीं है, एज ग्रुप ऑफ 15 एंड अबव, तो उनको यहाँ पे साक्षर किया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा? पहले तो डोर टू डोर यहाँ पे सर्वे कंडक्ट कराया गया है ना, जिससे हमें पता चले कि किन घरों में कितने व्यक्ति हैं जो शिक्षित नहीं हैं और जिनकी उम्र 15 साल या 15 साल के ऊपर है। डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ये डोर टू डोर सर्वे कंडक्ट कराया गया, पहली चीज़। साथ ही साथ यहाँ पे हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। तो अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता है तो वो खुद भी मोबाइल एप्लीकेशन से अपने नाम को यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है। अब पढ़ाने के लिए ज़रूरत होती है आपको क्या? स्टेशनरी की ज़रूरत होती है, आपको लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो लर्निंग मटेरियल रिसोर्सेज के लिए हमने एक यहाँ पे दीक्षा प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, है ना, जिसके इस मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए आपको सारे लर्निंग जो मटेरियल है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। ये बात भी यहाँ पर इन्होंने बताई है। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली organized Spring Fiesta 2023 to celebrate 69 years of museum। तो यहाँ पर ये जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है ना नई दिल्ली में, इसको बने हुए 69 साल हो गए हैं, 69 ईयर्स हो गए हैं। इस अगर हम बात करें कि इस म्यूजियम का उद्घाटन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में, इस गैलरी का इनॉग्रेशन किसने किया था? 1954 में। उस समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उनके द्वारा इस आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में। मतलब 69 साल इस गैलरी को बने हो गए हैं। तो इसने 69 ईयर्स ऑफ एनिवर्सरी जो इनकी हुई है, फाउंडेशन डे को हुए 69 ईयर्स हो गए हैं, तो उन्होंने एक प्रोग्राम आयोजित किया था जिसका नाम था स्प्रिंग फीस्टा। स्प्रिंग फीस्टा 2023 इसको आयोजित किया गया।
बेसिकली जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है, और जयपुर हाउस नई दिल्ली में आपको ये म्यूजियम देखने को मिलेगा। इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉडर्न आर्ट म्यूजियम है ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अश्विनी वैष्णव, जो कि हमारे रेलवे मंत्रालय को संभालते हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा में आप बताओ कि रेलवे जो हमारे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट करने के लिए, बेहतर सुविधाएं देने के लिए आप क्या काम कर रहे हो, कैसे आप काम कर रहे हो। तो फिर यहाँ पे अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में अपना आंसर दिया है, ठीक है, उसके ऊपर चर्चा हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट आइडेंटिफाई 1275 रेलवे स्टेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है, क्वेश्चन ऐसा बनेगा। तो अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत हमने 1275 रेलवे स्टेशन को चिन्हित किया है, इनको सिलेक्ट किया है, जिनके इन रेलवे स्टेशन में क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, इनके आधुनिकीकरण का काम यहाँ पर किया जाएगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा दी जाएगी। फूड प्लाजा यहाँ पे तैयार किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने दिसंबर 2022 में इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था और इसके अंतर्गत 1275 रेलवे स्टेशन को चिन्हित किया गया है। इन रेलवे स्टेशन में एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और कई सारी फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की जाएंगी। फ्री वाईफाई, 5G मोबाइल टावर होंगे, यहाँ पे डेडिकेटेड वॉकवे होगा, 600 मीटर लेंथ का यहाँ पे हाई लेवल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, डिसेबल पर्सन के लिए स्पेशल फैसिलिटी होगी, पार्किंग फैसिलिटी होगी, और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा या जो अनवांटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनको हटाया जाएगा। तो ये सारे काम जो है वो किए जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। पहले हम बात कर रहे हैं पथश्री रास्ताश्री प्रोजेक्ट के बारे में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में इतना ही बनेगा कि रिसेंटली जो पथश्री रास्ताश्री स्कीम है या प्रोजेक्ट है वो किसने शुरू किया है। तो ये प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा इस स्कीम की शुरुआत की गई है। तो वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी के द्वारा पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया गया है सिंगूर में। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि विलेजेस तक, गांव तक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है और रोड की कनेक्टिविटी इंप्रूव करना है। मतलब हर एक गांव तक जो है वो रोड कनेक्ट रहे, ठीक है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है और विलेजेस के साथ कनेक्टिविटी को और इन्हांस करना है, इम्प्रूव करना है, वो एक पथश्री रास्ताश्री परियोजना का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत 12,000 किलोमीटर की रोड कंस्ट्रक्ट की जाएंगी और पूरा फंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हल्द्वानी उत्तराखंड टू गेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो ये मतलब उत्तराखंड की मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि कुमायूं रीजन हल्द्वानी टाउन में एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टेडियम है हल्द्वानी का, उसे अपग्रेड करके इसे स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में जो इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन होते हैं, सेवरल एक्सरसाइज और कंपटीशन जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, वो सब यहाँ पे कंडक्ट किए जा सके। अच्छा, यहाँ पे उत्तराखंड के गवर्नर आपको देखना है गुरमीत सिंह है, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है। 2 कैपिटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, विंटर कैपिटल देहरादून है और गैरसैंण जो है वो समर कैपिटल है उत्तराखंड के रीजन की, ठीक है। ये स्टेट की न्यूज़ थी। अंत में हम बात यहाँ पे कर रहे हैं हमारे फाइनेंस से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो यहाँ पे जो रेयर डिसीजेस के लिए जो ट्रीटमेंट के लिए दवाइयों की ज़रूरत होती है, तो बहुत सारी दवाइयों को हमें इंपोर्ट करना होता है, विदेशों से या बाहरी देशों से हमें मंगवाना पड़ता है। और वो जो दवाइयाँ रेयर डिसीज़ के लिए यूज़ होती है, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पे लगती है या कस्टम ड्यूटी यहाँ पे लगती है। तो उस कस्टम ड्यूटी को हटा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है कस्टम ड्यूटी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज़। अब रेयर डिसीज़ कौन सी होंगी, तो ये बात भी यहाँ पे इन्होंने डिफाइन की है। तो केंद्र सरकार दुर्लभ बीमारियों के इलाज पर बुनियादी सीमा शुल्क समाप्त कर रही है और ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से। मतलब कल से 1 अप्रैल 2023 से ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो नेशनल रेयर डिसीज़ पॉलिसी 2021 है, उसमें वो सारे फूड आइटम या रेयर डिसीज़ शामिल हैं, इंक्लूड की गई हैं, जो कि रेयर डिसीज़ के अंदर आती हैं। और अगर यहाँ पे कोई इंडिविजुअल इम्पोर्टर है ना, या कोई ट्रेडर जो इन डिसीज़ मतलब इन सारी दवाइयों को
मंगाना चाहता है ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको पहले तो एक सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा सेंट्रल और स्टेट डायरेक्टर हेल्थ सर्विस या फिर सिविल सर्जन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में, और फिर उसी आधार पे इन सारी दवाइयों में जो है छूट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि यहाँ पे साफ तौर पे कहा है, जो कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर एक रेयर डिसीज़ है बेसिकली, तो कैंसर के इलाज के लिए जो हम इम्पोर्ट करते हैं डिसीज़, पहले इसमें 12% जीएसटी था, फिर जीएसटी हमने चेंज करके 5% किया, और अब इसको हमने क्या कर दिया है, बिल्कुल निल, इस पर कोई भी ड्यूटी या कोई भी चार्जेस इसमें नहीं लगेंगे। ये बात यहाँ पे बोली है, ठीक है। अब रेयर डिसीज़ क्या होती है, तो अकॉर्डिंग टू WHO क्या कहता है, अगर 10,000 पीपल्स में से 6.5 से लेके 10 लोग ऐसे हैं जिनको कोई डिसीज़ है, तो वो डिसीज़ आपकी रेयर डिसीज़ कहलाती है, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है ऐसी बीमारियों की, बहुत कम लोग इससे अफेक्ट होते हैं, तो लगभग 10,000 में से अगर 6 से 10 लोग अफेक्टेड हैं तो उसे रेयर डिसीज़ WHO मानता है, और लगभग 7,000 यहाँ पे रेयर डिसीज़ लिस्टेड हैं, और 300 मिलियन पेशेंट पूरे वर्ल्ड में हैं जो कि रेयर डिसीज़ से अफेक्टेड है, ठीक है। लेकिन 95% ऐसे पेशेंट हैं जिनको कोई भी यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। केवल यहाँ पे आप देखेंगे 10 में से केवल और केवल एक ही ऐसा पेशेंट होता है जिसको स्पेसिफिक रेयर डिसीज़ ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारी शॉर्ट न्यूज़ है, इनको भी हम देख लेते हैं। सॉरी, ये हमारी हेडलाइंस हैं, आप हेडलाइंस यहाँ पे देख लेते हैं। जो सारी बातें हमने डिस्कस की हैं वही हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिएगा, जो आपकी फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव हो रही है, वो कहाँ हो रही है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में हो रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO। तो यहाँ पे श्रीकांत वेंकटाचारी जो है वो CFO बन गए हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के, और इनका कार्यभार 1 जून से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हो रही है, गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया जा रहा है 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। और सऊदी अरेबिया फाइनली एग्री हो गया है टू ज्वाइन SCO एज अ डायलॉग पार्टनर। तो सऊदी अरेबिया ने SCO को एज अ डायलॉग पार्टनर ज्वाइन कर लिया है। एक्चुअली ये शॉर्ट न्यूज़ थी, इसको आप शॉर्ट न्यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे जो था ये आपकी हेडलाइंस थी। तो हेडलाइंस आपको PDF में मिल जाएंगी, तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर? चलिए अंत में हम बात करते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, डिजी क्लेम एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ये डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए है, तो आंसर हो जाएगा क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है ये, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कितने करोड़ रुपए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए, तो आंसर हो जाएगा 800 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जो हम नमीबिया से कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में 8 चीता लेकर आए थे, उनमें से एक चीता का डेथ हो गया है, पूछा जा रहा है कि उस चीता का नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा शाशा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ना, उसको वापस से रिव्यू करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। पूछा जा रहा है कि उस कमेटी के हेड कौन है, तो कमेटी के अगर हेड के बारे में बात करें तो टीवी सोमनाथन उस कमेटी के हेड है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी नए प्रेसिडेंट कौन बन गई, तो नई प्रेसिडेंट बन गई है डिल्मा रूसोफ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी रिसेंटली इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, तो ये दोनों बैडमिंटन खेलते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल लिटरेसी अवार्ड रिसेंटली किसे दिया गया है, तो ये अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, शेख मुजुबिर रहमान को दिया है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेशनल जीनोम स्ट्रेटजी किसने लॉन्च की है, तो नेशनल जीनोम स्ट्रेटजी जो है वो UAE ने लॉन्च की है, UAE, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे, इजिप्ट ने रिसेंटली ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। पूछा जा रहा है नया जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका फॉर्मेशन कब हुआ, 2014, 2020, 2015 या 2018। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पे पूछे हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश का 53rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो कि रीवा से अलग होकर बना है। इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देना, सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एंड बाय बाय।